A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Students, in our previous video we discussed the history of periodic table. We discussed Mendeleev periodic classification last time. So we will continue after Mendeleev. After Mendeleev came Moseley. Mendeleev का जो periodic table था उसके कुछ drawbacks थे. ऑल्दो उनका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल था वो एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का पीरियोडिक टेबल था जिसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस हासिल हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ फ्लॉज थे उसके। तो वो जो कुछ मेजर फ्लॉज थे उनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में या पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो एक ब्रिटिश फिज़िकिस्ट 1913 में मॉज़ले ने करेक्ट किए, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है बेसिकली वो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। सिंपल उन्होंने किस बेस पे क्लासिफिकेशन की थी, हुआ ये था कि जिस टाइम पे मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश करवाया था उस टाइम तक प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो पता ये चला कि बेसिकली जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के ऊपर। तो मॉज़ले ने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया बिटवीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एंड एटॉमिक नंबर, और उसी को इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उन्होंने एक स्टेटमेंट की सूरत में पेश किया, जो कि क्या है आपके पास, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मेंडलीव ने क्या कहा था, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट्स। तो अब सिर्फ और सिर्फ बात सारी हुई थी सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर और मास का जो है वो डिफरेंस आ गया था कि मास के बजाय बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट की वो डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो जब मॉज़ले ने अपना ये क्लासिफिकेशन या ये लॉ पेश किया तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी फ्लॉज थे वो ऑटोमेटिकली जो है वो करेक्ट हो गए। फॉर एग्जांपल एक मेजर जो फ्लॉ था उनके पीरियोडिक टेबल के अंदर वो ये था कि आइसोटोप्स के लिए उन्होंने कोई पोजीशन डिज़ाइन नहीं की थी अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। आइसोटोप्स आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली ये एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम वो आपके पास डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो आपके पास सेम होता है। तो बेसिकली जो आपके पास एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर जो है वो सेम एंड एटॉमिक मास डिफरेंट। तो आपके पास एटॉमिक मास फॉर सपोज हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स H11, H21, H31। तीनों जो आइसोटोप्स हैं एटॉमिक नंबर उनका 1 है, बट द एटॉमिक मास इज़ डिफरेंट 1, 2, 3। तो जब क्लासिफिकेशन आपने ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस की है तो आपको H1, H2 और H3 के लिए 3 अलग अलग पोजीशंस जो है वो देनी पड़ेंगी। लेकिन और यही मेंडलीव की मिस्टेक थी कि उन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन तो उन्होंने मासेस के बेसिस पे की थी, लेकिन उन्होंने आइसोटोप्स के लिए अलग प्लेसेस डिज़ाइन नहीं करी। लेकिन जब मॉज़ले ने एटॉमिक नंबर्स को बेसिकली वो क्राइटेरिया करार दिया जिसके ऊपर किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बेस करती हैं, तो अगर आप देखें तीनों आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सिमिलर है। अब H1 जब आप एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करें इन अ टेबल तो आप सिर्फ H1 को एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं कि H1 और H1, ये तीनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है। तो ये चीज़ जो है वो खुद ब खुद करेक्ट हो गई। इसी तरीके से मेंडलीव ने एक मिस्टेक की थी कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था पहले रख दिया था उन एलिमेंट्स से जिनका एटॉमिक मास कम होता है। तो बेसिकली जो उनकी अरेंजमेंट थी वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, कहीं कहीं पहले बड़े एटॉमिक मास वाले एटम को प्लेस कर दिया एंड देन छोटे वाले को। तो जब एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हो गई तो पता चला कि उनके एटॉमिक नंबर्स जो है वो सही थे उस हिसाब से। फॉर सपोज़ अगर आर्गन है और पोटेशियम है तो उनके एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो इसी तरीके से थे कि आपके पास आर्गन पहले और फिर पोटेशियम बाद में आएगा। ठीक, तो ये कुछ जो है वो मेजर फ्लॉज थे जो खुद ब खुद
एटॉमिक नंबर के डिस्कवरी के बाद जो है वो करेक्ट हो गए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन वो जो करेक्शंस के बाद जो आपका पीरियोडिक टेबल सामने आया उसको मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बजाय हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉल करते हैं। इंशाल्लाह जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।